गा मा पा मोरे सैया के रंग हजार, मोरे सैया मोरे सैया के रंग हजार, चाहे जैसा रंग रंग दे, रंग रंग दे, चाहे जैसा रंग दे, रंग रंग दे, चाहे जैसा रंग दे। मोरे सैया हो मोरे सैया, मोरे सैया के रंग हजार, चाहे जैसा रंग रंग दे। एक रंग लाल पिया की निशानी, एक रंग काला बिरह कहानी, एक रंग पीला जिससे महके, एक रंग पीला जिससे महके, मन में बसंत बहार, चाहे जैसा रंग रंग दे। मोरे सैया हो मोरे सैया, मोरे सैया के रंग हजार, चाहे जैसा रंग रंग दे। तो आपने सुना मोरे सैया के रंग हजार। किसी की गायकी के रंग भी हजार होते हैं। क्या खूब गाया है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जानी मानी गायिका सारिका सिंह। सारिका जी स्वागत है आपका। साथ में इंदौर के जाने माने म्यूज़िक कंपोज़र, इंदौर शहर की शान नितेश शेट्टी से। नितेश आपका भी स्वागत है। तो आपने सुना सारिका जी को और कई बार सुनते आए हैं, और तमाम सारे अवसरों पर सारिका जी जब इंदौर आती हैं और अपनी गायकी का हुनर हमारे समक्ष पेश करती हैं और आपकी जो वाहवाही मिलती है, निश्चित तौर पर हमारे चैनल के साथ सारिका जी का भी मोरल बूस्ट होता है उससे। तो सारिका जी मुझे लगता है 1 साल लगभग हो गया है, आप 1 साल बाद स्टूडियो पर आई हैं, और ये साल सब लोगों के लिहाज से, कला के क्षेत्र से, व्यापार की दृष्टि से थोड़ा ख़राब रहा है। आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले आपको नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन योर स्टूडियो, और श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूँ मुझे सुनने के लिए और हमेशा सराहना देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहूँगी कि ये साल सभी को बहुत कुछ सिखा गया, छोटे शब्द में ही। तो मुझे भी बहुत कुछ सिखाया इस साल ने, एंड फैमिली क्या होती है, स्पेशली म्यूज़िक में और क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बैठ के सोचने का मौका मिला मुझे। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है इस साल में। सही बात है। परिवार क्या होता है, परिवार का साथ क्या होता है, और परिवार के साथ रहकर कैसे जीवन बिताया जा सकता है, और इन सब से दीगर जो बात निकल कर सामने आई, कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में कैसा अपना समय व्यतीत किया जा सकता है, वो भी लोगों को सीखने मिला है। बहरहाल सारिका जी, अगर हम देखें कलाकारों की दृष्टि से, नितेश भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, शोज़ पूरे हफ्ते में 2, 3, 4 ऐसे शोज़ आप लोगों के होते रहते हैं। तो ये जो दौर था जब श्रोता आपके सामने नहीं होते थे, आपको वक्त मिला रियाज़ करने का, लेकिन अपने हुनर को लोगों तक पहुंचा के वो दाद नहीं मिल पाई, वो अनुभव कैसा रहा? बहुत सही पूछ लिया आपने। एक्चुअली मैं छोटी सी बात कहूँगी कि जब ये वक्त चल रहा था और सभी को कोरोना हो रहा था, और मुझे भी कुछ हद तक होने के चांसेस हुए थे, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी कि मैं बची हूँ और बची रहूँगी, ईश्वर करे। सभी के ऑनलाइन शोज़ देख करके ऐसा लगता था कि नो आई शुड ऑल्सो डू, और दिल दिमाग में एकदम घबराहट सी होती थी कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। पर मेरा मानना नितेश जी एंड सुनील जी कि जो सामने जो ऑडियंस बैठी रहती है, जो वो दाद देती है, वो ऑनलाइन में शायद सभी लोगों ने मिस किया, तो इसलिए मैंने उसका इंतज़ार किया। और अभी मैंने एक शो भी किया जो ऑडियंस सामने बैठी थी, इंदौर का ही शो था, और लोगों ने दाद दी, और मैंने पुरजोर कोशिश की कि मैं अच्छा गाऊं और मुझे दाद मिले। नितेश क्या कहते हो आप?
बिल्कुल सही बात है ये, मतलब चूंकि लाइव ऑडियंस जो होती है, जो मंच के सामने हम लोग जो देखते हैं, वो कितने ही हम ऑनलाइन शोज़ कर लें, मज़ा नहीं आता। सामने कैमरा होता है बस, तो ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। बट जो लाइव शो करने का मज़ा है वो कहीं नहीं है। सही बात है, इसीलिए हमने भी कोशिश की कि जब सारिका जी इंदौर आई तो हमने कहा कि आप अगर हमारे स्टूडियो आएंगी तो अच्छा लगेगा। तो सारिका जी ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की और आज आपके सामने है। सारिका जी, आपने कहा कि आपने एक लाइव शो जो इंदौर में किया है, कोरोना के बाद पहला शो था इंदौर में आपका, और उसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या बात है। एक्चुअली मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करूं। तो इस बारी मैंने एक मुजरा अंग लिया था। क्या बात है। और सभी को बहुत पसंद आया और उसमें बहुत मतलब अच्छा साथ दिया मेरा नितेश जी ने। मतलब कैसे गानों को लेना है, क्या करना है, मतलब हमारी दिन रात फ़ोन पे बात होती थी कि नहीं हम ये गाने लेंगे, वो गाने लेंगे, एंड एट दी एंड हमने शो किया और लोगों को बहुत पसंद आया। तो एक गाना मैं सुनाती हूँ। ज़रूर ज़रूर, आप नहीं बोलते तो मैं बोल देता कि आप सुनाइए। लाख इस दिल को हमने समझाया, दिल यहाँ फिर भी हमको ले इधर जो देखो सलाम करनी, तुम्हारी महफिल में आ गए, तुम्हारी महफिल में आ गए, इधर जो देखो सलाम करनी। क्या बात है। सारिका जी आपकी महफिल में आई हैं, सुना भी रही हैं, आपको सलाम भी कर रही हैं, और निश्चित तौर पर ये कैसा अवसर है जब कई सारे लोग घर पर ऑनलाइन शोज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे सारिका जी ने कहा, नितेश ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चे कलाकार का पेट जो बढ़ता है, मतलब उसकी जो आत्मा तृप्त होती है, वो तृप्त सिर्फ तब होती है जब सामने दर्शक बैठा हो और उसकी कला का पूरा उसको प्रोत्साहन मिले, उसकी कला को लोग समझें, उसको दाद दें, यही एक बड़ा कारण होता है। तो सारिका जी, आपने इस कार्यक्रम को भी मैं आगे बढ़ाते हुए उस इंदौर वाले शो के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि मुजरा उस कार्यक्रम को नाम दिया गया था, उसकी थीम जो थी वो मुजरा बेस्ड ही थी। हाँ जी। तो आपकी गायकी अपने आप में अलग है ही, लेकिन काफ़ी थोड़ा अलग ढंग से इसको प्लान करना पड़ा था, तो क्या तैयारियाँ की आपने? सबसे पहले जब हम किसी शो को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले गाने की बात आती है कि हम उसमें गाने कैसे कैसे ले रहे हैं, क्योंकि स्पेशली आज ऑडियंस क्या चाहती है कि कुछ ऐसे गाने हों जिस पे वो झूम सके, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। प्लस गाने ऐसे भी हों जिसमें गायकी भी हो, क्योंकि वो मेरा एरिया है कि थोड़ा मैं गायकी भी दिखा सकूं। तो इन दोनों चीज़ों को सोचते हुए पहले हमने बहुत सारे गाने निकाले और धीरे धीरे लिस्ट को छोटी करते 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 हम 21 सॉन्ग्स पे आकर के टिक गए, और उसके बाद फिर जो वो आपको भी पता है। मुझे पता है, लोगों ने उस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक गाना या एक जो पेशकश आप कर रही हैं यहाँ पर, उससे मेरे श्रोताओं का पेट नहीं भरता, वो कुछ और भी उसमें से सुनना चाहते हैं आपसे। ठीक है जी। उमराव जान की मैंने 3 आप उन्हें गज़लें भी कह सकते हैं, और जब गज़ल और ठुमरी के साथ नृत्य शामिल हो जाए तो वो मुजरे में आ जाती है चीज़ें। ज़रूर ज़रूर। तो ये क्या जगह है दोस्तों, मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना भी रहा है, एंड लोगों को भी पसंद आएगा।
ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है, ये क्या जगह है दोस्तों। क्या बात है, बहुत खूब सारिका जी, वाकई में इसको सुनते सुनते और जो भी आपने अभी तक सुनाया, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी हॉल में बैठकर हम इस आपके शो को सुन रहे हैं। नितेश ने उस कार्यक्रम में भी 4 चांद लगा दिए हैं, पहले भी लगाए और आज भी लगा रहे हैं। क्या बात है। बहरहाल नितेश, सारिका जी ने जब इस थीम को प्लान किया, मुजरा वाली जो थीम थी, तो उस दौरान आपको कुछ चैलेंज लगा था कि थीम थोड़ी सी अलग है? मैं एक बात मतलब आज सबके सामने एक मतलब इसको एक्सेप्ट करूँगा कि सारिका दीदी के जब भी शोज़ हम करते हैं तो कहीं ना कहीं अदर दैन दूसरे जो शोज़ होते हैं उनसे बहुत अलग होता है, और हमेशा ही चैलेंज रहता है, क्योंकि उनका सॉन्ग सिलेक्शन, थीम सिलेक्शन और उसके बाद परफेक्शन को लेकर एक जो जिद, मैं तो जिद ही बोलता हूँ कि जो परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा एक चैलेंजिंग जॉब रहता ही है। हम लोग बहुत शोज़ करते हैं बट स्पेशली इनके शोज़ में थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर उठता है, और मुजरा ऊपर से आ गया, फिर खयाम साहब और ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो चुका था, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो भी कोशिश हम लोग कर पाए वो दीदी ज़्यादा ही बताया। इस बात को मैं भी स्वीकारता हूँ जो नितेश कह रहे हैं कि सारिका जी जुनूनी और ज़िद्दी हैं, अपने हुनर को पेश करने में है। जब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक ये पीछे नहीं हटती। और ये 2 शो मैं दूसरी बार आपके साथ कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि पहले शो में सारिका जी को लगता है कि कुछ मिसिंग है और कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, तो फिर उन्होंने दोबारा मुझे कहा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कुछ और करना है। तो आज नितेश भी साथ में और सारिका जी ने अपना जो स्वभाव है, अपने जो संगीत की साधना है, और निश्चित तौर पर एक कलाकार तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वो सही परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसी की वजह से आज सारिका जी हमारे साथ फिर बैठी हैं। सारिका जी, कुछ और ज़रूर सुनना चाहेंगे? मतलब हम आपसे बात भी करना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं, और मैं नहीं, ये जितने श्रोता हमारे दर्शक सामने बैठे हैं इनकी सबकी भी इच्छा यही रहती है। क्या बात है जी। सबसे पहली बात तो बहुत आपकी एक सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आप आर्टिस्ट को या किसी को भी आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं ताकि वो दिल खोल के अपनी बातें रख सके। तो ये मैं अभी महसूस कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और एक गाना अभी नया तो नहीं बोलेंगे इसको, आई थिंक 1-1.5 साल पुराना है, कलंक फिल्म का है, हवाओं में बहेंगे। आई थिंक ये गाना मैं गाना चाहूँगी आप श्रोता के लिए। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा काजल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया।
क्या बात है। अब आप देखिए किसी कलाकार की अपनी कला के प्रति जो समर्पण होता है वो कितना ज़बरदस्त है। हम ये महसूस कर रहे हैं इस शो के दौरान कि नितेश बजाते रहें, सारिका गाती रहें, हम भी सुनते रहें और आप भी सुनते रहें। ऐसे मौके शायद बहुत कम आते हैं कि कुछ गायक, कुछ कलाकार जो है आपकी अपनी आवाज़, अपनी कला के माध्यम से दिल की गहराइयों तक पहुंच पाते हैं। सारिका जी, अगर हम फ़र्क की बात करें, आप मुंबई की ओर जा चुकी हैं, मुंबई रहती हैं, इंदौर आती रहती हैं, तो मुंबई जाने के बाद से क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं आप अपनी गायकी के अंदाज में, और म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहती हैं? गायकी में तो देखिए, नो डाउट मेरी शुरुआत इंदौर से ही रही है। तो सबसे पहले इंदौर को तो नतमस्तक। जो भी मैंने संगीत में जो भी हासिल की, जो सोच मेरी शुरू हुई वो इंदौर से ही रही है। पर उसे जो कहते हैं ना मुकाम, वो मुझे मुंबई में जाके मिली। और यहाँ तो मैं सीख ही रही थी श्री सुनील मसूरकर जी से। और वहाँ जाने के बाद मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि मुझे मोहिंद्रजीत सिंह जी मिले, जो आगे होकर के बोले कि मैं इस लड़की को सिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही। वहाँ पे एक बात ये है, देखिए यहाँ पर भी म्यूज़िक है, वहाँ पर भी म्यूज़िक है, पर वहाँ हर घड़ी म्यूज़िक है, हर वक्त 24/7 इंसान म्यूज़िक ही सोच रहा है। वहाँ पे ये फ़र्क है। तो आप जब हर वक्त एक ही माहौल में रहेंगे तो अपने आप में वो चीज़ दिनों दिन वो अच्छी होती ही चली जाती है। ये फ़र्क मैंने महसूस किया है। नितेश, शहर के जितने अच्छे शोज़ होते हैं उसमें आपकी धमाकेदार उपस्थिति होती है, उन शो को अच्छा करने में भी आपकी बड़ी भूमिका होती है। आपका मन नहीं करता कि अपने आप को स्टैब्लिश करने की दिशा में कुछ प्रयास करें और शहर से कहीं दूर मुंबई जैसी जगह पर जाकर स्थापित करें? नहीं, मन बहुत है, बहुत इच्छा होती है, लेकिन कई सर्कमस्टेंसेस के कारण नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन पर ये जो बात बोली दीदी ने कि ये बात ज़रूर, जगह का ज़रूर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इंदौर में म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मतलब हम कंपैरिजन नहीं करने जा रहे हैं, पर वो वही बात कि 24/7 आप पूरा सिर्फ म्यूज़िक में अगर डूबे रहना चाहते हैं तो आपको वैसा सर्कल चाहिए, वैसा एम्बियंस, हर चीज़, वैसे लोग जिनके साथ आप वर्क करें। और कहीं ना कहीं मुंबई में दुनिया का संगीत बनता है। हम इंदौर में एक छोटा सा दरिया है कि जब हम इसी में रहते हैं, बट वहाँ अलग अलग तरह का म्यूज़िक होता है, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो ये बात ज़रूर है कि आज नहीं कल, बट कहीं ना कहीं मुंबई वापस जाना ही है, ऐसा ही करना ही है। इंदौर के कलाकारों के लिए एक अवसर ऐसा ही होता है कि अगर अपने आप को स्थापित करना है और शहर का नाम, अपना नाम अगर देश में रोशन करना है तो मुंबई की ओर जाना पड़ता है। और जैसा सारिका जी ने कहा कि वहाँ संगीत रसा बचा रहता है, 24 घंटे आप उसी में जीते हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और सारिका जी की गायकी में जो आज आप पैनापन देख रहे हैं, इंदौर में भी उतना ही पैनापन था, लेकिन उसकी फाइन ट्यूनिंग वहाँ पर, जैसा उन्होंने कहा है कि जो गुरुओं के साथ मिलके हुई है, वो होती आई है। सारिका जी, अब क्या सुनाने जा रही हैं आप? मैं आपकी बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगी। ज़रूर। मैंने गूगल किया था कि मुंबई में कितने आर्टिस्ट हैं, स्पेशली म्यूजिशियन एंड सिंगर्स। तो कुछ 7.5 लाख लोग हैं जो रोज़ उठते हैं और एक ही सपना देखते हैं और उसको दिन भर लगे रहते हैं जब तक शाम न ढल जाए, कुछ अच्छा काम न मिल जाए, और फिर रात को सोते वक्त यस कल सुबह होगी, हम फिर से शुरू करेंगे। तो जब आप इतने लाखों लोगों के साथ जब सपना देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप में कोशिश करते हैं कि यस हमारा गाना, हमारी प्लेइंग, हमारा नृत्य, हर एक चीज़ सुधरती चली जाए, और वो सुधर भी जाती है। ये फ़र्क है। तो ये इससे एक गाना और लेना चाहूँगी, मोह मोह के धागे। क्या बात है। ये गाना मुझे बेहद पसंद है। और नितेश जी, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू
सुलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर रहे सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर गए सुलझे। क्या बात है, बहुत खूब। हम भी अपना मोह सारिका जी की गायकी को सुनने का छोड़ नहीं पाते हैं, और लोभ हमें सारिका जी जब दौर आती है तो खींच लाता है सारिका जी की तरफ, अपने स्टूडियो की तरफ उन्हें निमंत्रित करने के लिए चले जाते हैं। ये मोह मेरा है, ये मोह आपका भी है, आप भी इन्हें लगातार सुनते रहना चाहते हैं। सारिका जी, कोरोना काल के दौरान जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन के कई सारे ऑफर्स भी आए, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान रियाज़ करने का वक्त भी अच्छा मिला होगा, तो उस दौरान क्या लगता है काफ़ी कुछ और सुधार की गुंजाइश थी और वो हुआ? क्या बात है आप चीज़ें वही पूछ रहे जो मैं चाह रही थी थैंक यू। क्योंकि हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि वो क्या करके आया है, और जब उससे वही चीज़ पूछ ली जाती है तो उसके दिल में एक बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे को बड़ी खुशी हो जाती है कि यस मैं यही चाहता था या चाहती थी, ये मुझे मिल गया। तो मैं ये बताऊं आपको कि पहले तो 2-3 महीने मैंने खूब रियाज़ किया, खूब ऐसा लग रहा था कि बाबा ये वक्त ख़त्म ही ना हो, और दिन रात लगी पड़ी हुई थी, कभी हारमोनियम प्ले करना, कभी अपने कीस पियानो भी सीख रही थी तो उन पे हाथ थोड़े से फिरा लेना, फिर बैठ कर के क्लासिकल का वोकल रियाज़ करना, ये सारी चीज़ें मैंने की। फिर क्या हुआ, एक वक्त के बाद मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा अब थोड़ा सब छोड़ करके ज़रा मेंटल रियाज़ करते हैं, ज़रा शांत हो जाते हैं एकदम। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ 1-2 महीना तो मैं एकदम शांत रही, चुप, विदाउट लिसनिंग एनी सॉन्ग्स, कोई गाना नहीं सुना मैंने, कुछ भी नहीं किया, चुपचाप ऐसे दिन रात बैठी रहती थी और सोचती रहती थी कि गाना होता क्या है। तो ये उसने मुझे जो ताकत दी, जो हम किस दिशा में जाएं अपनी आवाज़ को लेकर के, उस मौन ने मुझे ये ताकत दी। जो रियाज़ कर कर के मैंने अपने गले को चलाना सिखाया, पर मौन ने मुझे ये ताकत दी कि आप कैसे ध्यान मग्न होकर के गाने को गा सकते हैं, ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, किसी के भी सामने। ये चीज़ मैंने सीखी। सही बात है, मौन में काफ़ी ताकत होती है। अगर आप ध्यान करने वाले गुरुओं से बात करोगे, मेडिटेशन वालों से बात करोगे, या ऋषि मुनि भी कहते आए हैं कि हमने 3 दिन का मौन रखा है, 1 साल से मौन पे हैं, 20 साल से मौन पे हैं, उस मौन में बड़ी ताकत होती है। उस मौन से निकल कर जब आदमी आता है तो नई ऊर्जा के साथ मैदान में आता है। नितेश, मैं जानना चाह रहा था कि इस कोरोना काल के दौरान कई सारे आपके जो साथी जो साजिंदे मैं कहूँगा अलग अलग फील्ड में माहिर हैं, उन लोगों को निश्चित तौर पर तकलीफ़ आई होगी जिनके महीने के 10-15 शो होते थे और जिससे उनकी आजीविका चलती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या कर पाए, क्या उनकी कुछ मदद कर पाए, कुछ उनको गाइड कर पाए, क्या कर पाए आप? वैसे चूँकि जो म्यूजिशियंस बेसिकली होते हैं वो लाइव शोज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली हमारा इंदौर और मध्य प्रदेश रीजन स्पेशली, क्योंकि इतनी जॉब्स हैं नहीं म्यूजिशियंस को लेकर कि वो कहीं स्कूल में या किसी कॉलेज में एज अ म्यूज़िक टीचर वो लोग ये करते हैं। तो बहुत सारी समस्या आई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई किन संस्थाओं के माध्यम से या किसी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनकी बहुत मदद करी। और उसके अलावा ये जो जैसे अभी दीदी ने बात एक बोली कि सोचने का बहुत टाइम मिला, तो उसमें ये भी आया कि कभी ऐसी परिस्थितियां जब भी आती है जीवन में, तो जब हम खूब कमाते हैं तो हमें उसे संजो कर रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो स्पेशली मतलब मैं आज आपके माध्यम से बोलना भी चाहूँगा सबको कि म्यूजिशियन की लाइफ थोड़ा बहुत ऐसा रहती है कि वो लाइमलाइट में रहने वाला, और खूब मतलब जब वो कमाते हैं तो खूब स्पेंड भी करते हैं, बट उस समय अगर वो ये सोचे कि नहीं हमें इसे संजो कर रखना है, बुरा वक्त कभी भी किसी के भी साथ आता है। तो राजा अब का नहीं रहा तो हम लोग तो कहीं नहीं लगते हैं।
तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब हमारी लाइफ बहुत अच्छे मुकाम पर है तो उसमें से जो हम सेव कर सकते हैं ताकि वो ऐसे बुरे समय में काम आए, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ नितेश की कि जो हम सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ कि सिर्फ धन सेव किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जीवन में जिनको बचा के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए, वो ऊर्जा हो, धन हो, अपनी सोच हो, अपनी भावनाएं हैं, इन सब पर को भी संभाल के और संजो कर रखना चाहिए। कब कौन सी चीज़ किसके काम आ जाए इसका कोई हिसाब नहीं होता। सारिका जी क्या सुनाने जा रही हैं अब आप? जाते जाते लता जी का एक गाना को न जाने क्या हुआ जो तूने मुझे छू लिया। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई, संवर संवर गई, निखर निखर गई, संवर संवर गई, बना के आईना तुझे ये जाने मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। बिखरा है काजल फिजा में, भीगी भीगी है शामें, बूंदों की रिमझिम से जागी आग ठंडी हवा में, आजा सनम ये हंसी आग हम ले दिल में बसा, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। क्या बात है, बहुत खूब। न जाने क्या हुआ, वाकई में क्या हुआ। आज इस शो में जितना अच्छा परफॉर्मेंस सारिका जी हमेशा देती आई हैं, उससे भी अच्छा परफॉर्म यहाँ कर रही हैं। नितेश उतनी ही तन्मयता के साथ हम सब के साथ इस शो में जुड़े हुए हैं, लेकिन समय पूरा हो चुका है, और समय पूरा हो चुका है तो मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप आए, हमारे शो में चार चांद लगा दिए। लेकिन जाने नहीं देना चाहता हूँ मैं आपको। मैं चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ से उठकर जा रहा हूँ, लेकिन सारिका जी और नितेश आपके समक्ष बैठे हैं एक अंतिम प्रस्तुति के लिए। तो चलिए जाते जाते मैं एक पंजाबी फोक है जो मुझे बेहद पसंद है, और जब मैं गाऊंगी तो आप सभी को भी पसंद आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ये फोक बहुत ही मशहूर हुआ। क्या नृत्य वाले, क्या गाने वाले और क्या प्ले करने वाले, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इसे पेश किया है। तो आइए आप सभी के लिए। हवे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, हवे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ कच दी कवारी, तेरे इश्क ने मारी कुड़ कच दी कवारी, वे मैं चंगे दी पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। थैंक यू सो मच।